प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रेमचंद जी की कफन कहानी का सार समझेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित साहित्य की कालजयी कहानियों में से एक है। यह कहानी यथार्थवादी कहानी है। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। इन कहानियों में मनुष्य जीवन की आशा, निराशा, प्रेम, मजदूरों के जीवन की व्यथा, कृषक जीवन का शोषण, मानवीय जीवन की कठिनाइयाँ, इन सब का वर्णन उन्होंने अपनी कहानियों में किया है। ईदगाह, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, सदगति, बड़े भाई साहब, फूस की रात कहानियों से हम सब परिचित हैं। प्रेमचंद जी की कफन कहानी समाज के निम्न मध्य वर्ग की कहानी है। प्रेमचंद जी की कहानियाँ ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई हैं। कफन कहानी के घीसू और माधव भी ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। कहानी का प्रारंभ होता है पिता और पुत्र के आपसी वार्तालाप से। वे दोनों झोंपड़े के आगे बैठे हुए आग में सिकते हुए आलू खा रहे हैं। प्रेमचंद जी वर्णन करते हैं कि भूख इतनी प्रबल है कि वे गरम गरम आलू मुंह में डालते हैं और जीभ जल जाने के भय से सीधे ही निगल जाते हैं। अलाव के सामने बैठा घीसू अपने पुत्र माधव को कहता है कि उसकी पत्नी बुधिया जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है उसे जाकर देख आए। लेकिन माधव झोंपड़े के अंदर उठकर नहीं जाता। उसे भय है कि उसके पिता घीसू कहीं ज़्यादा आलू न खा जाएं। दोनों बाहर अलाव के पास बैठकर मानो उसके मरने की प्रतीक्षा करते हैं। माधव और घीसू दोनों को बुधिया की पीड़ा से तनिक भी सहानुभूति नहीं है, जबकि यही बुधिया गर्भवती होने से पूर्व इन दोनों का पेट भरने के लिए घर घर झाड़ू चौके का काम करती थी और उसके आगमन से ही इन दोनों की स्थिति में सुधार हुआ था। लेकिन उसका पति माधव इतना आलसी व कामचोर है कि वह पत्नी की प्रसव पीड़ा से भी पसीजता नहीं है। ऐसा लगता है कि उसकी भावनाएं मानो जड़ हो गई हैं, मर हो गई हैं। वो उसे किसी भी प्रकार से वैद्य के पास ले जाने के लिए प्रयास नहीं करता। सुबह होते होते बुधिया दर्द से तड़प कर मर जाती है। आसपास की स्त्रियां आती हैं, बुधिया की लाश पर कपड़ा ढक जाती है। घीसू और माधव दोनों के पास पैसे नहीं हैं, तो कफन कहाँ से आए? घीसू माधव से कहता है कि जीते जी चिथड़े ना मिले, लेकिन मरने के बाद कफन तो चाहिए ही। अब कफन का इंतज़ाम करने के लिए दोनों जने रोते गाते साहूकार के पास जाते हैं और कफन के पैसे मांगते हैं। साहूकार व गांव के अन्य व्यक्ति सहयोग करते हैं। शाम होते होते उनके पास बहुत से रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। कफन खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचते हैं तो भूखे पेट उन्हें पास की दुकान पर कचौड़ियों की सुगंध आती है। ऐसे में घीसू अपनी पूर्व स्मृतियों से जुड़कर ठाकुर साहब की बारात का किस्सा याद करते हुए कहता है कि उस बारात में जो खातिरदारी और व्यंजन से स्वागत हुआ था वह अब तक उसकी स्मृति में समाया हुआ है और उसने उस दिन जो भरपेट भोजन खाया उसके बाद आज दिन तक वैसा खाना उसे नसीब नहीं हुआ है। वह अपनी स्मृतियों में जाकर बयान करता है
कि क्या गर्मा गर्म पूड़ी, आलू की तरकारी, करारी कचौरियाँ, सौंठ, उसका स्वाद आज भी मुंह में पानी लाने वाला है। उन सबको याद करते हुए उन दोनों को लगता है कि शाम हो रही है। सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, अच्छा है कि पहले पेट भरकर कुछ खा लें। माधव को पिता का यह प्रस्ताव अच्छा लगता है, तभी वे सामने शराब की दुकान को और अपने पास मुट्ठी में भरे रुपयों को देखते हैं। दोनों पहले हलवाई की दुकान से समोसे, पकौड़े खरीदते हैं, वहीं सामने से शराब खरीदकर पीते हैं और खाना खाते हैं। गीसू माधव से कहता है कि बुधिया जीते जी हमारा पेट भरती रही और मरने के बाद भी वह सीधे बैकुंठ में जाएगी। उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। शराब पीकर, पेट भरकर, मदमस्त होकर, नाचते हुए दोनों गाते हैं, नैना ठगनी हम जाने। बेसुध होकर गिर पड़ते हैं और कहानी का समापन होता है। यह संक्षिप्त रूप में कहानी का कथ्य है जो समाज के निम्न वर्ग की त्रासदी को प्रस्तुत करता है। कहानी का अंत हमारी सामाजिक व्यवस्था से जुड़े बहुत से प्रश्नों को हमारे सामने खड़ा करता है। हमारा समाज इस प्रकार का क्रूर और शोषित हो गया है कि वह मजदूर वर्ग को पूरे पैसे नहीं देता और उसके अभाव में वह कामचोर और आलसी हो गया है। वह जानता है कि उनकी मजबूरी को देखकर कोई ना कोई अवश्य उनकी सहायता करेगा और यही कारण है कि व्यक्ति 2 जून की रोटी को तरसता है। श्रमिक, ईमानदारी से जीवन जीने वाला, अपने स्वाभिमान को बचाए रखने वाला श्रमिक जीवन भर शोषण का शिकार होता है और निपठल्ला और कामचोर प्रवृत्ति से जीवन जीने वाला मानो अपनी भावनाओं, संवेदनाओं को मार डालता है और दूसरों की दयावृत्ति पर जीवित रहता है। यह कहानी नियमित मजदूरी न मिलने, प्राकृतिक प्रकोप के आ जाने और समस्याओं के कारण मनुष्य के आलसी, अकर्मण्य हो जाने की विवशता को भी उजागर करती है। बुधिया की मृत्यु उन दोनों के हृदय में संवेदना को जागृत नहीं करती। यह ऐसी सामान्य बात है कि किसी करीबी व्यक्ति का दिल भी नहीं पसीजता। ऐसा लगता है मानो मानवीय संवेदनाएं मर गई हैं। इस प्रकार ये कहानी घीसू और माधव जैसे व्यक्तियों के चरित्र को उजागर करती है, उनकी अकर्मण्यता, अमानवीयता और परजीवी होकर जीवन बिताने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है। साथ ही जो व्यक्ति परिश्रम करके 2 जून की रोटी कमाने के लिए भी विवश है, 2 जून की रोटी भी वह कमा नहीं पाता है, वह फाका वृत्ति के लिए विवश हो जाता है, इस ओर भी ये कहानी कहीं न कहीं संकेत करती है। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन जीवन यथार्थ को प्रस्तुत करती है और हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है। धन्यवाद।